Good morning, class. Today we will start the process of transcription in prokaryotes. ठीक है, अब जैसे हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में हम यूबैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल लेके चले हैं, ई कोलाई. ठीक है, वही सेम 3 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन. सो फर्स्ट वी विल स्टडी इनिशिएशन. ठीक है, ये हम सब कुछ बता चुके हैं. जैसे कि ये है, ये +20, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है. ठीक है, यहां जो है इसमें इनिशिएशन कौन करेगा? एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, जिसके यूनिट है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा, बीटा, बीटा क्लैम्प, ओमेगा और सिग्मा 70. ठीक है, अगर ये सिग्मा 70 प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं होलो एंजाइम. अगर ये सिग्मा 70 एब्सेंट है तो हम टोटल इसको बोलते हैं कोर एंजाइम. फिर हम इसको बोलेंगे कोर एंजाइम. फिर है -75 बेस पे जो है बेस पेयर से बाइंडिंग होती है आरएनए पॉलीमरेज की. ये यहाँ पे +20, यहाँ -35. ठीक है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से जो है बाइंडिंग हुई है. तो वही बोलता है कि अप्रोक्सीमेटली 75 बेस पेयर जो है बाइंडिंग होती है आरएनए पॉलीमरेज की, जो रीजन कवर्ड होता है. यानी अगर हम बोलें तो +20 ये हमारा डाउनस्ट्रीम में होता है और -55 ये हमारा अपस्ट्रीम में होता है. ठीक है, अब किस तरीके से ये करता है कि यहां तो देखिए कि कोई मेल्टिंग नहीं है. ठीक है, आगे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आता है और जुड़ता है तो किस तरीके से यहां मेल्टिंग स्टार्ट होती है. आरएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन कर रहा है. 12 to 14 बेस पेयर ओपन हो गए हैं यहां पे. ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मेल्टिंग स्टार्ट हो गई है, इसको बोलते हैं ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स. अब देखिए ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो जब जिस तरीके से मेल्टिंग होती रहती है, ठीक है, और जो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल. इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन बबल, एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन बबल. अब यहां पे ये हमने पहले बताया था आपको कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में डिफरेंस. ठीक है, ट्राइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट का. तो ये सेम वही है कि यहाँ पे मोनोफॉस्फेट जो पहला होता है वो हमेशा क्या होता है? मोनोफॉस्फेट वाला. उसके बाद जो है ये अटैच है. ठीक है, इसके जो टी है तो इसके कंप्लीमेंटरिटी बेस पेयर जो है इसके अटैच हो गया है. तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, पहले क्या था कि आरएनए पॉलीमरेज था और डीएनए टेम्पलेट था. ठीक है, स्ट्रैंड था, तो हमने बोला बाइनरी कॉम्प्लेक्स. बट यहाँ पे देखिए जो डीएनए टेम्पलेट है, ठीक है, एंजाइम भी है आरएनए पॉलीमरेज, और ये एक सबस्ट्रेट भी ऐड हो गया यहाँ पे. तो अब ये 3 चीज मिलके क्या बनाएंगे? दे विल कॉल्ड एज टर्नरी ओपन कॉम्प्लेक्स. हेयर क्यों? हेयर आरएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. यहाँ पे आरएनए मॉलिक्यूल बन चुका है. उसके बाद है अबोर्टिव इनिशिएशन, यानी फेलियर ऑफ इनिशिएशन अगेन एंड अगेन. एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं अबोर्टिव इनिशिएशन. होता क्या है, बिगिनिंग में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो नंबर है वो कम है, तो जो डीएनए और आरएनए का इंटरेक्शन जो होता है वो लेस होता है. सो इसके बार बार निकलने के चांसेस हैं. जब एक साथ 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड्स इनकॉर्पोरेट होंगे तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और नहीं निकलेगा. ठीक है, बार बार क्या है, अगर तो डीएनए आरएनए का जो इंटरेक्शन है वो कम होता है क्योंकि कम न्यूक्लियोटाइड्स हैं. इकट्ठे 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड जब आकर के अटैच हो जाएंगे तो उनका बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा. तो ये एक टर्म है जो कि बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन. ये पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है डायग्राम में फर्दर कि किस तरीके से भाई आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है और किस तरीके से जो है आरएनए बन रहा है. ये 5 प्राइम है, बन रहा है.
ठीक है, और ये मूव कर रहा है और किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फर्दर आगे बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसी को जब ये आगे बढ़ जाता है आरएनए पॉलीमरेज और थोड़ा सा आरएनए बन जाता है, यानी प्रमोटर रीजन से जब ये निकल जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? प्रमोटर क्लियरेंस। ठीक है, प्रमोटर क्लियरेंस। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन बबल को देखें तो वो भी क्या है? अलोंग द डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बबल भी डाउनस्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, हेयर कोर एंजाइम स्टार्ट्स द ट्रांसक्रिप्शन एंड सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट, नो नीड ऑफ सिग्मा फैक्टर। जब इनिशिएशन करना होता है तब कोर एंजाइम होता है, और एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं है, वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, अब देखेंगे हम ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। यहां पे देखिए, यहां पे पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग हो रही है, उसको कौन रिमूव करेगा? रिमूव बाय टाइप 1 टोपोआइसोमरेज। और यहां पे भी पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग हो रही है, रिमूव्ड बाय डीएनए गाइरेज। इस तरीके से होता है। दूसरा इलोंगेशन। इलोंगेशन रेट क्या है? अप्रोक्सीमेटली 5 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। इलोंगेशन मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम रिएक्शन है कि आरएनए पॉलीमराइज किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, वही SN2 मैकेनिज्म, सेम रिएक्शन चलेगी सभी के इलोंगेशन में, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट ही ऐड होना है। तो इलोंगेशन में और कुछ नहीं है, फर्दर जो है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, अब आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन अकर्स एट टर साइट और टर्मिनेशन साइट। यहां पर जो टर्मिनेशन होता है वो या तो टर साइट पे या टर्मिनेशन साइट पे होता है, और वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है रो डिपेंडेंट, एक होता है रो इंडिपेंडेंट। अब ये रो क्या है? दिस रो इज अ प्रोटीन विच पार्टिसिपेट्स, ठीक है, हेयर अ हेलिकेज having ATPase activity, और हेलिकेज डिग्रेड्स द इंटरेक्शन बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। जो इंटरेक्शन डीएनए और आरएनए में बन रही थी उसका इंटरेक्शन को वो खत्म कर देता है। इट इज आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये आरएनए के साथ बाइंड करता है। एंड व्हेन बाइंड्स टू आरएनए देन कवर्स अप्रॉक्स 80 न्यूक्लियोटाइड्स रीजन। जब ये बाइंड करता है, ठीक है, आरएनए के साथ, तो ये 80 न्यूक्लियोटाइड्स का रीजन कवर करता है, और वो सारा क्या होता है? CA रिच होता है एज सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया है 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ 80 न्यूक्लियोटाइड्स रीजन ये कवर कर रखा है रो प्रोटीन। इस तरीके से आगे ये मूव करता है। अब देखिए, हेलिकेज इट इज अ हेक्सामेरिक प्रोटीन और होमो मल्टीमेरिक। ये एक हेक्सामेरिक प्रोटीन है और होमो मल्टीमेरिक है। होमो मल्टीमेरिक मतलब मल्टीपल हैं और सेम ही हैं। इट्स मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम विद रिस्पेक्ट टू आरएनए। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, आरएनए पॉलीमरेज है, और किस तरीके से आरएनए बन रहा है। ठीक है, और ये आगे आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम जो लेगा वो 25 मिनट्स टोटल टाइम है इसका। ठीक है, आगे 10 मिनट्स में इसने इतना कर लिया, और नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये टर साइड पे रीच कर जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से जैसे टर्मिनेशन होती है, आप देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम, ये रो प्रोटीन है, वही 80 न्यूक्लियोटाइड्स रीजन है जो इसने कवर किया हुआ है, और यहाँ पे क्या है? रो बाइंडिंग साइट वही दिया हुआ है, CA रिच। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द आरएनए पॉलीमरेज एंड रोहो प्रोटीन रीचेज द टर साइट साइमल्टेनियसली एंड डिसोसिएट द इंटरेक्शन बिटवीन आरएनए एंड डीएनए एंड आरएनए रिलीज। ये क्या कहता है? जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, और ये जो रोहो प्रोटीन है, ये टर साइट पे एक साथ ही पहुंचते हैं, और पहुंचने के साथ ही ये इंटरेक्शन दोनों में डिग्रेड कर देता है और आरएनए रिलीज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब ये कहते हैं कि साथ ही क्यों पहुंचते हैं? इफ मूवमेंट ऑफ रोहो प्रोटीन इज फास्ट देन पहले ही वो डिसोसिएट कर देगा आरएनए को, एंड नॉन फंक्शनल आरएनए डेवलप होगा। इसलिए रोहो प्रोटीन की मूवमेंट जो है स्लो होती है, और वो ऐसे होती है कि
दोनों आरएनए पॉलीमरेज जब पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब कर दे तब रोह प्रोटीन भी इकट्ठे उसके साथ ही वहां पर पहुंचे, ताकि जब पूरा आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हो जाए तो फिर उसके डिसोसिएशन को वो डिग्रेड कर दे डीएनए और आरएनए को, और जो प्रोटीन है वो रिलीज हो, जो आरएनए है वो रिलीज हो जाए। अब दूसरा आता है कि रोह इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसा होता है। ये होता है कि इंट्रिंसिक, ये सपोज +1 साइट है, ये हमारी यहाँ पे टर्मिनेशन साइट है, ये सीक्वेंस है, यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये जो दोनों सीक्वेंस है ना, बोथ द सीक्वेंस दे आर कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड आफ्टर दैट पोली ए कंडीशन, उसके बाद पोली ए कंडीशन आता है। सपोज हम कह रहे हैं कि यहां से ये आरएनए बन रहा है, ठीक है, आरएनए बन के आया, तो जो आरएनए बनेगा वो भी इनके भी दोनों के बीच में जो है वो क्या होगा, कंप्लीमेंटरिटी सीक्वेंस होगा, और उसके बाद पोली ए कंडीशन होगा। अब सपोज ये इस तरीके से आ गया, अगर ये कंप्लीमेंटरिटी है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि कंप्लीमेंटरिटी सीक्वेंस है। और ये एक क्या करा रहे हैं, ये एक हेयर पिन और स्टेम लूप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कब होगा, ओनली व्हेन इन सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन, ठीक है। और डीएनए का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है, ठीक है, तो वो तो बाइंडिंग है ना, वो इसके साथ बाइंड है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड है। क्योंकि क्वेश्चन उठ सकता है कि डीएनए में क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये दोनों आपस में बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाइंड कर जाएंगे और एक हेयर पिन लूप पिन स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब जब ये बन गया तो ये ऑब्स्टेकल करेगा और आरएनए पॉलीमरेज अब मूव नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना दिया। अब उससे क्या होगा, वहीं पे हॉल्ट करके आरएनए पॉलीमरेज मूव ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया। तो ये कौन सा था हमारा रोह इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कैसे होता है, वो ये था। अब देखिए कुछ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली दे आर ट्रांसक्रिप्शनल, रेप्लिकेशनल और ट्रांसलेशनल इनहिबिटर्स होते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है जैसे कोडिसैपिन, तो ये किसका एनालॉग है, इट इज द एनालॉग ऑफ एडेनोसिन, ठीक है। तो इन बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, एनालॉग ऑफ एडेनोसिन होता है ये। इन बैक्टीरियल सेल दिस चेंजेस टू, ठीक है, ये बन गया 0। अगर आप लेके चलें तो ये क्या होगा, अगर एक बार ये ऐड हो गया तो 3' OH है ही नहीं, 3H कंडीशन है, आगे ये क्या है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड ही नहीं होगा, इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखें उसने ये बोला कोडिसैपिन, ठीक है, तो इसमें 3H कंडीशन है, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया ये 3H कंडीशन है, ठीक है। अब ये जाकर के आगे क्या है कि इसको ऐड कर लिया, इसको जाकर के ऐड कर लिया, जब ये ऐड हो गया 3OH कंडीशन चाहिए था, 3H कंडीशन है, अब अगला न्यूक्लियोटाइड ऐड ही नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स हॉल्ट हो जाएगा इन, ठीक है। तो इट कैन नॉट, ठीक है, इट कैन नॉट स्टॉप डीएनए पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है, इट कैन नॉट स्टॉप डीएनए पॉलीमराइजेशन एट डीएनए पॉलीमरेज कांट यूज इट, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आरएनए पॉलीमराइजेशन तो ये स्टॉप कर सकता है, बट डीएनए पॉलीमराइजेशन ये स्टॉप नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आरएनए पॉलीमराइज के लिए सबस्ट्रेट है, बट डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट नहीं है, एज डीएनए पॉलीमरेज कांट यूज इट एज अ सबस्ट्रेट फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये एक डीऑक्सी फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा आता है आपका एंटीबायोटिक है रिफाम्पिसिन, ठीक है, एक्ट एज यू बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शनल, ठीक है, वहां काम करता है, बाइंड्स विद यू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, यू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो कैटालिटिक सेंटर BB- जो है आरएनए पॉलीमरेज, ये कैटेलाइज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड द रिफाम्पिसिन बाइंड्स टू कैटालिटिक सेंटर, और ये इस कैटालिटिक सेंटर से बाइंड कर जाता है। सो नॉट इफेक्ट ऑन इनिशिएशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट इफेक्ट ऑन इलोंगेशन एंड नो बाइंडिंग इन यूकैरियोट्स
ठीक है, बिकॉज नो कैटालिटिक सेंटर प्रेजेंट हेयर। ठीक है, बट यूकैरियोट्स में क्या होगा, इसका कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक सेंटर ही नहीं है यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज में। हमने डिस्कस किया था तो तुम्हें बताया था। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के केस में यूज होता है ये। दूसरा आता है एक्टिनोमाइसिडिन। ठीक है, इट एक्ट्स इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन। इट ऑलवेज बाइंड्स विद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ओनली। हमेशा ये किससे बाइंड करता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड करता है। एंड यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग। ये एक एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज होता है। फिनाक्सोजोन रिंग होता है इसमें, प्रेजेंट इन एक्टिनोमाइसिडिन डी। ठीक है, नेचर प्लानर है एंड नॉन पोलर है। एक्ट एज इंटरकलेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे एक्ट करता है? ये एक इंटरकलेटिंग स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है, मतलब कि बीच में इंटरमिंगल्ड हो जाएगा। and interact with GC base pair. Second structure is peptide lactone chain which bind with the minor group, जो कि किसके साथ बाइंड करेगा? माइनर ग्रुप के साथ बाइंड करेगा। देखो ये रहा इंटरकलेटिंग नेचर, क्योंकि प्लेनर इन नेचर सो इंटरकलेट हेयर। जीसी बॉन्डिंग जो है बेस पेयर्स हैं, इनके बीच में आप ये देखो इंटरकलेट कर गया। जब इंटरकलेट कर गया, नाइट्रोजिनस नेचर क्या है? नाइट्रोजिनस बेस का नेचर जो है नॉन प्लेनर, बट इसका नेचर क्या है? प्लेनर है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? पेप्टाइड लैक्टोन चेन। ठीक है, इट अफेक्ट्स द टोपोआइसोमरेज बाइंडिंग। फिर ये फर्दर क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज बाइंडिंग की को भी अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं और उनका डिफरेंट काम है कि किस जगह कौन सी एंटीबायोटिक काम आ रही है, किस जगह कौन सा एंटीबायोटिक फंक्शन कर रही है। तो ये उनके फर्दर रूल्स हैं। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सेम वही होगा, वही स्टेप्स होंगे। कौन कौन से? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मीडिएटेड। ठीक है, ये +1 है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है। ये हमारा सारा क्या है? अपस्ट्रीम है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, ये इनिशिएटर सीक्वेंस है। +30 डाउनस्ट्रीम प्रोक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, ये कॉर प्रमोटर रीजन है सारा का सारा। अब उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DABFEH एज आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ वर्क करता है। सो TF सेकेंड डे इसका नाम हुआ। ठीक है, हेयर आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ कैन नॉट रिकॉग्नाइज कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज मीडिएटेड वाया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ कैन नॉट रिकॉग्नाइज द कंसेंसस सीक्वेंस, इसलिए किनकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से है, ये हमारा टाटा सीक्वेंस है, कोर प्रमोटर है। तो किस तरीके से TF सेकेंड डे, फिर A ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फिर B आया, उसके बाद क्या आया? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F, फिर E और फिर H। मतलब आप ये देखिए कि एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए कितने सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्लस आरएनए पॉलीमरेज आए और फिर वो उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट किया। अब ये जो कहता है कि ये जो हमने बोला TF सेकेंड डी, ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ दो चीजें होती हैं इसमें, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर। ठीक है, ये जो होता है TAFS बोलते हैं इसको, मोर देन 10 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। और ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड का होता है। इट इज कंजर्व्ड प्रोटीन, कॉजेज मेल्टिंग ऑफ डीएनए, और इसका फंक्शन क्या है? ये मेल्टिंग कराता है डीएनए का। ठीक है, और कैसे ये बाइंड करता है? इट बाइंड्स विद द माइनर ग्रूव एंड कॉज बेंडिंग टू 80 डिग्री। मतलब क्या है कि ये बाइंड करता है माइनर ग्रूव के साथ और फिर बेंडिंग कॉज करता है अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो है इसका फंक्शन है कि TF सेकेंड डी का फंक्शन क्या है।
अब है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाटा बॉक्स वेदर टाटा बॉक्स इज प्रेजेंट और एब्सेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है TF सेकेंड H, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेलिकेज, ठीक है, एज वेल एज काइनेज एक्टिविटी, ठीक है, ये हेलिकेज और काइनेज एक्टिविटी दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विद द हेल्प ऑफ काइनेज एक्टिविटी इट कॉजेज फोस्फोराइलेशन, ये काइनेज एक्टिविटी से इट कॉजेज द फोस्फोराइलेशन ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन। अब ये जो है फोस्फोराइलेटेड कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, phosphorylated carboxyl terminal domain act as docking site and allow the binding of different proteins। ये जो पॉइंट है, जो फोस्फोराइलेटेड कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है, ये डॉकिंग साइट की तरह एक्ट करता है और बहुत सारे डिफरेंट जो है प्रोटीन्स जो हैं वो आकर के यहाँ पे बाइंड होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मेड अप ऑफ मोर देन 12 सब यूनिट्स, द लार्जेस्ट सब यूनिट ये इस तरीके से, जैसे एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये देखिए कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, और ये फोस्फोराइलेटेड है, ये क्या करेगा, ये डॉकिंग साइट की तरह एक्ट करेगा ताकि बहुत सारे प्रोटीन्स आकर के यहाँ पे ऐड हुए। उसके बाद अमाइनो एसिड रेसिड्यूज उसके OH से P अटैच्ड हुआ, यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला अमीनो एसिड होंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि तभी P अटैच्ड हुआ ना, तो यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले अमीनो एसिड ज्यादा होंगे यहाँ पे प्रेजेंट। अब ये बात करते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन की। इट इज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस एंड रिपीटेटिव यूनिट, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 7 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं वो वेरीज करती हैं 26 to 56, वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। नाउ कंसेंसन सीक्वेंस जो होता है उसका ये होता है टायरोसिन, सिरीन, प्रोलीन, थ्रेलिन, सिरीन, प्रोलीन, सिरीन, ठीक है, 7 हैं ये अमाइनो एसिड्स, आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये रिपीटेटिव कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये पढ़ा कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किस तरीके से आते हैं और डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से वो एक्ट करते हैं और किस तरीके से फिर आगे जाकर के जो है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन स्टार्ट होता है। अब जो है अब जो है वो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग पढ़िए इसको, बुक से भी पढ़िए, मैं नोट्स दे रहा हूँ उनसे भी पढ़िए। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो आप मुझसे